कंचन बेटा, आके खोल ना बेटा, कुछ तो बोल कंचन। काश मेरे चारों बेटे यहाँ पर होते। विपुल बेटा, जल्दी आ यहाँ पर। बबुओ जल्दी आओ, मेरी कंचन को कुछ हो गया है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ है कंचन को? देखना बेटा, ये बेहोश पड़ी है। ना जाने इसे अचानक से क्या हो गया। इसकी तो सांसें भी ठीक से नहीं चल रही माँ। हमें फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद 3 घंटों में कंचन को होश आ जाता है। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? घबराइए मत। पिछले कुछ दिनों में पेशेंट के साथ बहुत कुछ हुआ है और मानसिक रूप से काफी कमजोर होने के कारण शारीरिक रूप से भी कमजोरी आ गई है और ऐसे में सांस लेना घुटन होना आम सी बात है। मैं फिलहाल के लिए दवाई दे रहा हूँ, लेकिन पेशेंट का जरा ख्याल रखिए। उसके आसपास तनाव भरा वातावरण नहीं होना चाहिए। वो मानसिक तौर पर जितना खुश रह पाए उतनी खुशियां दीजिए उसे। दवाई दूंगा तो उसके रिएक्शन से पेशेंट की सेहत पर और भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर काफी कम है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और आप निश्चिंत रहिए डॉक्टर। मैं अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी तो क्या, उदासी का साया तक नहीं आने दूंगी। बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया मेरी बेटी ने, लेकिन अब और नहीं। कंचन हॉस्पिटल से घर जाती है, तभी उसे बहुत ही अच्छा बर्थडे सरप्राइज मिलता है और उसका बर्थडे पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। तबीयत खराब होने के कारण अब भाभियां पहले से कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगती हैं और ये देखकर कंचन को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक रोज, ये लो कंचन, ये तुम्हारे लिए है। वाह भाभी, ये स्टैंड और ये सब, ये तो पेंटिंग का सामान है। हाँ कंचन, हमें सतीश और गौतम जीजू ने बताया कि तुम्हें पेंटिंग करना बहुत पसंद है और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि तुम पेंटिंग करो और खुश रहो। वाओ, ये सब तो एकदम ब्रांडेड सामान है। थैंक यू सो मच भाभी। यू आर मोस्ट वेलकम कंचन। अब जल्दी से अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाओ। हम सभी तुम्हारी पेंटिंग देखने के लिए बेताब है। हाँ भाभी, जरूर बनाऊंगी। फिर अगले दिन कंचन बंगले के गार्डन में बैठकर पेंटिंग बनाने लगती है। उनके घर के बगल वाले बंगले में कोई नए लोग रहने आए होते हैं, अर्जुन और उसकी माँ शोभा। हेलो, मेरा नाम अर्जुन है। सॉरी हो, आपके पर्सनल स्पेस में ऐसे दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन खुद को आपकी तारीफ करने से रोक ही नहीं सका। और आप तो काफी कमाल की पेंटिंग बनाती हो। रियली ग्रेट वर्क। मेरी तारीफ करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वैसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा नाम कंचन है। ओ हेलो कंचन, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। वैसे आप और आपकी माँ यहाँ पर 2 हफ्ते पहले ही आए हो ना? हाँ कंचन, वैसे मेरी कजिन का जन्मदिन आने वाला है। उसने हाल ही में नया घर भी लिया है, तो क्या तुम उसके घर के लिए एक सुंदर सी पेंटिंग बनाकर दे सकती हो क्या? फिर वो पेंटिंग मैं उसे बर्थडे गिफ्ट कर दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी कजिन के लिए पेंटिंग बनाने में तो मुझे बहुत खुशी होगी। दैट्स ग्रेट। फिर कंचन अर्जुन के लिए पेंटिंग बनाती है और इस तरह दोनों के बीच पेंटिंग के जरिए अच्छी दोस्ती होने लगती है। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे माँ, आपने पहले जो जो फेस वॉशेस, क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाए थे वो आपने वापस मंगवाए हैं ना? अब से मैं वो सब लगाऊंगी और अपने कालेपन को कम करके ही रहूंगी। नहीं बेटा, तुझे उन सब की कोई जरूरत नहीं है। अब तू जैसी है वैसी ही बहुत खूबसूरत है। अरे खोट तो मुझ में ही थी और तेरे उस गुस्सेल स्वभाव में मेरा ही हाथ था। मैंने तुझे हमेशा कोसा ही है, खुद से प्यार करना कभी नहीं सिखाया तुझे। हाँ माँ, मैं जानती हूँ वो सब, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। और हाँ, मैं ये सब बस अपने सेल्फ केयर के लिए कर रही हूँ। मुझे भी अपने रंग से अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेरे हाथ में है ही नहीं, उसके लिए रोने का क्या फायदा है? लेकिन हाँ, जो मेरे हाथ में है, जैसे कि मेरा कालापन कम करना, वो तो मैं कर ही सकती हूँ ना।
अब अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो मैं दिन में नहीं, रात में ही जाती हूँ, ताकि धूप से मेरा चेहरा और ज्यादा काला ना पड़ जाए। अरे नहीं कंचन, ये तो क्या बोल रही है? हाँ कंचन, सेल्फ केयर तो समझ आता है, लेकिन तुम तो इस रंग में भी बहुत खूबसूरत हो। सच में कंचन, देखने वाला तुम्हारा मन और स्वभाव देखेगा, रंग नहीं। और हमने ये बात पहले भी समझाई थी ना तुम्हें, तो तुम वापस ये सब क्यों कर रही हो? और नहीं तो क्या कंचन, जरा खुलकर खुशी से जियो, ना कि इस दबाव के साथ कि तुम्हें अपना कालापन कम करना है। भूलो मत, सुंदर से सुंदर हीरोइन को भी एक दिन बूढ़ा ही होना है, और बाहरी खूबसूरती एक ना एक दिन समय के साथ ढल ही जाती है, लेकिन भीतरी खूबसूरती समय के साथ तो क्या, व्यक्ति के मरने के बाद भी ढल नहीं पाती, क्योंकि वो अनमोल होती है। हाँ कंचन, प्रार्थना बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है भाभी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज फिर से आप लोगों ने मेरे नजरिए को बदला है, और ये काम कोई थेरेपिस्ट कर ही नहीं सकता, जो आप सब यानी मेरे अपने परिवार ने किया है। कुछ दिनों पहले मैं कुछ और ही थी, और अब धीरे धीरे मैं चीजों को समझ पा रही हूँ और अपने आप पर काम भी कर रही हूँ। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही जीवन में अपने अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़, फिर देख सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि वो हर वक्त खुद में और दूसरों में बुरी से बुरी बातें ही देखता है, जबकि हर किसी में भर भर कर अच्छाई होती है, और हमें तो बस उसे पहचानना है और उसके साथ आगे जाना है। एग्जैक्टली माँ, अब तो मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मुझे बेहद पसंद है, जैसे कि पेंटिंग करना, बीच पर जाकर सैंड कैसल बनाना, नाइट राइड्स करना, अपने फेवरेट कपकेक बनाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, पार्टी करने जाना, और ढेर सारी चीजें। आपको पता है, मेरा तो एक नया दोस्त भी बना है, अर्जुन नाम है उसका। हमारे बगल के बंगले में ही रहता है, वो भी अपनी माँ के साथ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, इसी ही मुस्कुराते रहे, हंसते हुए तो बहुत अच्छी लगती है। देख, तेरा तो चेहरा भी चमकने लगा है। थैंक यू सो मच माँ। फिर जब भाभियाँ अर्जुन और कंचन को साथ में बात करते हुए देखती हैं, तभी क्या बात है, कंचन जब जब अर्जुन के साथ रहती है तब ये बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। हाँ जास्मीन, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब यही देखो ना, कंचन ने खुद से अपने जीवन में अच्छा बदलाव लाना चाहा, तो अचानक से उसके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा। लोग सच ही कहते हैं, अच्छाई ही अच्छाई को अट्रैक्ट करती है। हाँ बानी, मैं तो कहती हूँ कि हमें इस अर्जुन से मिलकर बात करनी चाहिए। हाँ जास्मीन, अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर बाद में, जी बोलिए ना, आप दोनों कंचन की भाभी हो ना? हाँ अर्जुन, हम यहाँ पर बस यही कहने आए हैं कि तुम यूं ही कंचन के साथ दोस्ती बरकरार रखना। वैसे उसकी कहानी तुम्हें नहीं पता कि उस बेचारी ने अपने रंग के कारण बहुत दुख झेला है। कभी उसका इतना अच्छा दोस्त भी नहीं बना है जितने कि तुम हो अर्जुन। हाँ अर्जुन, कुछ ही दिनों पहले की बात है, हमारे घर पर बहुत सारी चीजें हुई जिस कारण हमें कंचन की बहुत चिंता रहती है। मैं सब जानता हूँ, कंचन ने मुझे सब कुछ बताया है, और उसका स्वभाव तो बहुत ही साधारण है, नेक है, और उसी कारण मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन कंचन जैसी फ्रेंड कभी नहीं रही। वो तो बिल्कुल अलग है, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे उस चीज से इतनी कूल और अमेजिंग फ्रेंड मिली। चलो अच्छा है, तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही उसे बाहर घुमाने लेकर जाया करो, दोस्तों के बीच रहकर वो और ज्यादा खुल पाएगी। बेचारी जीवन भर अकेली ही रही है। जी भाभी, अब हम दोनों अगले हफ्ते गोवा जाने वाले हैं, वो भी पूरे 5 दिनों के लिए। और हम दोनों जब भी एक साथ होते हैं तो मुझे तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता, और एक साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। फिर अर्जुन और कंचन साथ में गोवा घूमने जाते हैं, और इस तरह समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अरे ये क्या कंचन, हम बीच पर जा रहे हैं,
तो तुम ये पूरे कपड़े क्यों पहन रही हो, जबकि मैंने तो शॉर्ट्स पहने हैं और तुम्हें भी वहां पर उसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि एक आम आदमी बीच पर पहनता है। नहीं अर्जुन, मुझे सबके सामने ऐसे जाने में अच्छा नहीं लग रहा। मेरा ये काला बदन, वो मुझे। देखो कंचन, मैं तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड पूरी तरह समझ सकता हूँ। माना कि तुमने खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ घाव अब भी हैं जो भरे नहीं हैं, और इसीलिए तुम अब भी थोड़ी बहुत इनसिक्योर हो अपने रंग को लेकर, जो एकदम जायज है। इतने सालों का दुख चंद दिनों में ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, बस इतना याद रखो कि तुम्हें खुद के लिए खुश रहना है, ना कि दूसरों के लिए। तुम्हें जो सही लगता है वो सब करो, और तब ये मत सोचो कि कौन क्या बोलेगा। तुम्हें शॉर्ट्स पहनने हैं तो पहनो, दिखने दो तुम्हारा काला रंग, क्या फर्क पड़ता है। जो है उसे गर्व से दिखाओ और खुशी से जियो, एकदम सीना तान कर। हाँ अर्जुन, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इस तरह अर्जुन की बातों से कंचन समझ जाती है और वो शॉर्ट कपड़े पहनकर बीच पर चली जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब घर पर सरिता की सहेली रेशमा आती है, तभी, और ये सब क्या है सरिता? मैंने तेरी बेटी कंचन को कई बार तेरे पड़ोसन के बेटे अर्जुन के साथ देखा है, जरा समझा दे उसे। वो फिर से वही गलती कर रही है। एक अमीर और हैंडसम लड़के के साथ रहकर वो उससे उम्मीद लगा बैठेगी कि वो उसे हाँ कर देगा, लेकिन उसकी जैसी काली लड़की को कोई हैंडसम लड़का हाँ कर ही नहीं सकता। देखना तू, रौनक की तरह ये लड़का भी उसे ठुकराने ही वाला है। अरे बस करो रेशमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब कहने की? मेरी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है, समझी कि नहीं? और उसका जीवन साथी हैंडसम होगा या अमीर होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि वो जो भी होगा वो उसे जीवन भर खुश रखेगा। मेरी बेटी का मन साफ है, इसलिए वो बहुत सुंदर है, और बदसूरत तो तू है क्योंकि तेरा मन काला है। अरे ये क्या सरिता, ये सब तू कह रही है? अरे एक समय पर तो तू खुद ही अपनी बेटी को कोसती थी। हाँ हाँ, मैं ही कह रही हूँ ये सब। और पहले मैं मेरी बेटी को कोसती थी क्योंकि उस वक्त मेरी सोच कुछ और थी, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी है। तो रेशमा काकी, अगर आपका बकवास करके हो गया हूँ तो निकल जाइए यहाँ से, क्योंकि हम अपनी ननन के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुन सकते। और अगर आपने और कुछ भी कहा तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ काकी, इसीलिए दफा हो जाइए यहाँ से और वापस यहाँ पर कभी मत आना। रेशमा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और ये देखकर कंचन फिर एक बार भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा से ही आप सबको बुरा समझा, गलत गलत कहा, लेकिन आप सबने पिछले कुछ दिनों में मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे कितना समझाया है, जीवन में खुश रहना सिखाया है। और आज तो आप सबको मेरी साइड लेकर लड़ते हुए देखकर मुझे तो सच में विश्वास हो गया है कि अपने लोग ही सब कुछ होते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। लव यू टू हमारी प्यारी ननन। और हाँ बेटा, माफी तो मुझे भी तुझसे मांगनी चाहिए। जो प्यार मुझे तुम्हें हमेशा देना चाहिए था वो मैं समय पर दे ही नहीं पाई, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ तेरे जीवन में कभी उदासी नहीं आने दूंगी। फिर एक दिन, अरे क्या हुआ अर्जुन, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? नहीं कंचन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या अर्जुन? आई लव यू कंचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? हाँ कंचन, मैं नहीं जानता कि ये दोस्ती का रिश्ता प्यार में कब बदल गया, लेकिन अब मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ मैं। विल यू मैरी मी? लेकिन अर्जुन, मैंने तो तुम्हें हमेशा एक दोस्त की नजर से ही देखा है, उसके आगे मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं, तो फिर मैं ये सब कैसे? इट्स ओके कंचन, तुम्हें पता है अर्जुन, ये बात तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती कि इतना अमीर और हैंडसम लड़का मुझ जैसी काली लड़की से प्यार कर सकता है।
लेकिन क्यों नहीं कर सकता कंचन? आखिर तुम में क्या कमी है? उल्टा तुम्हारी माँ सच ही कहती है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। थैंक यू सो मच अर्जुन। लेकिन मैं फिलहाल के लिए इस रिश्ते को जैसा ही वैसा ही रखना चाहती हूँ, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा समय और चाहती हूँ। कोई बात नहीं कंचन, तुम समय ले सकती हो। देखते ही देखते महीनों बीत जाते हैं और धीरे धीरे कंचन को भी अर्जुन से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। एक रोज अचानक से चंचल विवेक पर बेवजह गुस्सा करने का नाटक करने लगती है। क्यों? खुद को क्या समझते हो तुम विवेक? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे कि नहीं? अरे अचानक से ये तुम्हें क्या हो गया है चंचल? मैं तो ये सब एक नाटक कर रही हूँ ताकि तुम्हारे माँ पापा मुझे डांटे और उनके मन में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए। क्यों? अब ऐसे देख क्या रहे हो? आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी मैं, समझे कि नहीं? रुको, तुम्हें तो मैं। तभी वहां पर परिमल और इंदु आती है। हे भगवान, अरे क्या हुआ है तुम्हें चंचल? तुम विवेक पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाँ बेटा, इससे पहले तो हमने तुम्हें इस तरह से उल्टा बात करते हुए कभी नहीं देखा, तो आज क्या हुआ है तुम्हें? क्योंकि आपका बेटा एक नंबर का बुद्धू आदमी है। पता नहीं इसे आपने क्या खाकर पैदा किया है। देखो चंचल, जरा शांत हो जाओ। ये सब क्या चल रहा है विवेक? ये लड़की इस तरह से बात क्यों कर रही है? अरे सब कुछ भी नहीं है माँ पापा। वो दरअसल मैंने काम का गुस्सा इस पर उतार दिया और इसे बुरा भला बोल दिया, इसीलिए ये इतना गुस्सा है। माफ कर दो ना चंचल, मैं आइंदा से तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरह से पेश कभी नहीं आऊंगा। क्या? लेकिन माँ पापा वो। अरे अब माफ भी करो ना और चलो कमरे में। मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लेकर आया हूँ और वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे लेकिन। अरे चलो तो सही। फिर विवेक चंचल को कमरे में लेकर जाता है, जिस कारण वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। ये बच्चे भी ना, पता नहीं कब बड़े होंगे। छोड़िए ना परिमल जी, मियाँ बीवी में छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है। हाँ इंदु, सही कहा तुमने। और अनबन अगर ना हुई तो रिश्ता गहरा कैसे बनेगा? सो तो है। फिर कमरे में जाने के बाद, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे यहाँ अंदर क्यों लेकर आए हो तुम? मैं बाहर तुम्हें जम के सुनाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें ये नाटक करने नहीं दूंगा। अरे यार, क्यों मेरे रास्ते का कांटा बने हो तुम? मुझे सबकी नजरों में बुरी बनकर जल्द से जल्द इस घर से निकल जाना है, लेकिन तुम तो मेरा प्लान चौपट बना रहे हो। देखो चंचल, इन सब से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इसीलिए प्लीज ये सब करना बंद करो और मेरी कही बात समझने की कोशिश करो। नहीं विवेक, मुझे कुछ भी नहीं समझना। और खबरदार, अगर आइंदा से तुमने मुझे परेशान किया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अब हटो मेरे सामने से। फिर ऐसे ही एक दिन, ये देख चंचल, मैंने तेरे लिए नया ड्रेस लाया है। अब तेरी शादी को आधा महीना बीत गया है, तो तू ये ड्रेस पहन सकती है। अच्छे है ना? वाओ, ये सारे ड्रेसेस तो एकदम ट्रेंडिंग स्टाइल वाले हैं, जो मुझे बहुत समय से चाहिए थे। लेकिन नहीं, मुझे जानबूझकर इन्हें नापसंद करने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अरे ये क्या है माँ जी? अरे ये कैसे कैसे ड्रेस उठाकर लाई हो आप? आपको तो कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब तुझे पसंद नहीं आए क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मेरे लिए ड्रेसेस लाने ही थे तो पहले मुझसे पूछ लेती ना। सच में इस घर में तो सबकी ड्रेसिंग सेंस एकदम बोरिंग ही है। आई मीन, इतना पैसा होने के बावजूद भी सभी लोग कितने घटिया कपड़े पहनते हैं। छी, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगता। उसी समय चंचल से मिलने के लिए उसकी माँ सरोज आती है और दरवाजे पे खड़े रहकर वो सारी बातें सुन लेती है। ठीक है बहू, जैसा तुझे सही लगे। अगर तुझे ये ड्रेसेस पसंद नहीं आए
तो ये कपड़े मैं भावना को दे दूंगी। हाँ दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फिर बाद में सरोज चंचल से उसके कमरे में मिलती है और तभी, अरे क्या हुआ है चंचल, तेरी सास तुझसे इतनी कटी कटी सी क्यों है? मैंने तुम दोनों को बात करते हुए देखा था, लेकिन ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया। और अब तो मुझे यहाँ पर आए हुए पूरा 1 घंटा हुआ है, लेकिन वो तो बाहर अभी तक नहीं आई। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब कुछ एकदम बढ़िया है। झूठ मत बोल चंचल, मैंने यहाँ आने से पहले दरवाजे पर खड़े रहकर इंदु बहन और तेरे बीच में हुई सारी बातचीत सुन ली थी। और मैंने तो बस अभी तुझे झूठ बोला कि मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू क्या जवाब देती है। क्या? और नहीं तो क्या। अरे अपनी सास से इस तरह बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? प्लीज माँ, अब आप शुरू मत हो जाइए। अरे क्या शुरू मत हो जाइए? जहां तक मुझे पता है, वो जो भी ड्रेसेस इंदु बहन ने लाए थे, वो सारे ड्रेस तेरी पसंद के ही थे। अरे कुछ दिन पहले की ही बात है, वो ड्रेसेस खरीदने के लिए तो कितना मरे जा रही थी, और आज तो तूने उन्हीं ड्रेसेस को लेकर इंदु बहन जी को कितना सुनाया। देख चंचल, सच सच बता मुझे, आखिर तेरा ये क्या नाटक चल रहा है? हाँ माँ, ये सब मेरा नाटक ही है, क्योंकि मुझे एक बुरी बहू बनना है, ताकि ये सभी लोग जल्द से जल्द मुझे खुद से ही इस घर से निकाल दे और मैं हमेशा हमेशा के लिए इस शादी के बंधन से छुटकारा पा सकूं। अरे मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर ही वापस लौट आऊंगी, और देखना आप, अब आधा महीना तो बीत गया है और बचे हुए आधे महीने में मैं और भी चाले चलूंगी और फाइनली यहाँ से निकल ही जाऊंगी। क्या? अरे नालायक लड़की, अपनी सारी अक्ल बेच आई है क्या तू? इतना अच्छा ससुराल मिला है तुझे। अरे तेरा पति भी कितना आदर्श है, लेकिन तू ही बेवकूफ है जो इतने अच्छे घर से निकलना चाहती है। हाँ निकलना है मुझे, और कुछ भी करके मैं निकल कर ही रहूंगी, और इसमें मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बस कर चंचल, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। करूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर के बाहर निकल कर ही रहूंगी। बस कर चंचल। अरे तू समझ क्यों नहीं रही? एक लड़की अपने मायके में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकती, उसे एक ना एक दिन विदा होना ही पड़ता है। सब अपनी जिंदगी बसाते हैं। अरे अकेले रहकर तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा। पीछे लौटने की कोशिश मत कर बेटा, क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं रखा। नहीं माँ, मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं बेटा, ये सब करके तो बहुत पछताएगी, देखना तू। उसे समझाकर सरोज वापस चली जाती है, लेकिन फिर भी चंचल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 2 दिनों के बाद, अरे माँ जी, आपने और भाभी ने खाना खा भी लिया, मुझे बुलाया क्यों नहीं? लेकिन अब तो तू आ गई है ना, तो खा ले खाना। ये लीजिए माँ जी, मीठे में मैंने हलवा बनाया है। नहीं भावना, ये हलवा मैं यहाँ बैठकर नहीं खाऊंगी, इसे मेरे कमरे में लेकर आना। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। चंचल के वहां आते ही इंदु उठकर कमरे में चली जाती है। अरे क्या हुआ है भाभी, माँ जी मुझसे इतनी नाराज क्यों है? अरे होगी भी क्यों नहीं, तुमने उनसे बात ही इस प्रकार से की थी। देखो चंचल, हर किसी की फीलिंग्स होती है, इसीलिए जरा सोच समझ कर बात किया करो। और अगर कोई आदमी अच्छा है तो हमें उसकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। भावना भी इतना बोलकर वहां से निकल जाती है। खैर जो भी हो, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये दोनों अब मुझसे नाराज हो गई हैं, और अब तो ये नाराजगी जल्द ही गुस्से में बदलेगी, और ऐसे ही जल्द ही वो दिन भी आएगा जब ये लोग मुझे इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ सरोज चिंतित होकर जास्मिन को घर पर बुलाती है। जास्मिन बेटा, जिस तरह से चंचल मुझे वो सब कह रही थी, वो सब सुनकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
अरे वो लड़की तो अपनी हंसती खेलती घर गृहस्थी को आग लगा रही है, वो भी खुद के हाथों से ही। हाँ आंटी, मैं सब जानती हूँ। तो फिर तुमने उसे कुछ समझाया क्यों नहीं? देख बेटा, वो लड़की तो तेरे सिवाय किसी का कुछ भी नहीं सुनती, और तू तो उसकी पक्की सहेली है ना, तो तू ही उसे क्यों नहीं समझाती? आपको क्या लगता है आंटी कि मैंने उसे कुछ समझाया नहीं होगा? उल्टा मैंने तो उसे कितनी बार समझाया, लेकिन वो तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या? हाँ आंटी, इसीलिए मैंने भी समझाना बंद किया ही उसे, और अब तो मैं उसे कॉल भी नहीं करती। उसे जो करना है करे, जब बाद में ठोकर खाएगी ना, तब जाकर उसे अपनी सारी गलती का एहसास होगा। फिर अगले दिन, अरे क्या हुआ तुम्हें? इतनी सड़ी हुई शक्ल बनाकर क्यों बैठे हो तुम? उदास हो चंचल, माँ का 60वां जन्मदिन है, और इस खास मौके पर भी भैया को छुट्टी नहीं मिल रही। क्या कहा? माँ जी का जन्मदिन है? लेकिन कब है? 2 दिनों के बाद। भावना भाभी और मैंने भैया को बहुत कहा कि आप आ जाओ यहाँ पर, छुट्टी ले लो। उनके बॉस से भी बात की, लेकिन काम के प्रेशर के कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए भाभी और मैं, हम दोनों बहुत उदास है चंचल। काश भैया दूसरे शहर में नहीं, बल्कि इसी शहर में काम करते, फिर वो भी हम सबके साथ ही रहते। अरे कोई बात नहीं विवेक, जन्मदिन तो हर साल आता है, इस साल ना सही तो अगले साल सही। वैसे माँ जी का जन्मदिन है, और गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। अब देखना माँ जी की नाराजगी में कैसे गुस्से में बदलती हूँ, जिसके चलते वो मुझे अपने जन्मदिन के मौके पर बहुत डांटेगी, और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो वो मुझे घर से बेघर भी कर देगी। फिर चंचल जानबूझकर इंदु की एक फनी पेंटिंग बनाती है, और वो उसे देखकर बहुत हंसने लगती है। वाह चंचल, क्या पेंटिंग बनाई है तूने? इसमें तो माँ जी किसी बंदरिया से कम नहीं लग रही। और जब वो इस पेंटिंग को देखेगी, तब तो माँ जी गुस्से में आग बबूला हो जाएगी। इसीलिए ये उनके जन्मदिन का एकदम बेस्ट गिफ्ट रहेगा। फिर चंचल उस पेंटिंग को पैक करती है, और जन्मदिन की रात पार्टी में वो उसे इंदु को दे देती है। लेकिन जब इंदु गिफ्ट रैप खोलती है, तब उसमें फनी पेंटिंग की जगह पर इंदु की काफी सुंदर पेंटिंग होती है। वाओ माँ, कितनी सुंदर पेंटिंग है ना आपकी। और आपको पता है, चंचल ने इसे अपने हाथों से बनाया है ना सुंदर? हाँ बेटा, ये पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर है। शुक्रिया चंचल। लेकिन ये कैसे हो गया? मैंने तो माँ जी की फनी पेंटिंग बनाई थी, तो ये बदल कैसे गई? क्योंकि इसे मैंने बदला है। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें ये सारी प्लानिंग करते हुए देख लिया था। तुम पागल हो क्या? हर बार मेरे सारे प्लान पर पानी क्यों फेर देते हो तुम? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से चली जाओ। देखो चंचल, यहाँ पर तुम्हारा सब अच्छा चल रहा है, और तुम अगर यहाँ से चली गई तो बाद में तुम बहुत पछताओगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हर कोई बस एक ही राग आलापता रहता है। देखो विवेक, तुम ज्यादा बनो मत। इस बार तो मैं तुम्हें बख्श रही हूँ, लेकिन अगली बार से मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब इंदु सारा गुस्सा भुलाकर चंचल को पास बुलाकर वो केक कट करती है। अरे माँ, मुझे भी खिलाओ ना केक। नहीं नहीं, पहले तो मेरी छोटी बहू खाएगी, क्योंकि इसने मेरी इतनी प्यारी पेंटिंग जो बनाई है। ये लो चंचल बेटा। हे भगवान, मैंने इन्हें कितना कुछ सुनाया, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ भूलकर मुझसे कितने प्यार से बात कर रही है। ये तो अपना सारा गुस्सा भूल गई है। सच में इन सब का दिल कितना बड़ा है, और एक मैं हूँ जो इनसे दूर जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। फिर एक दिन, उफ वो चंचल, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से फोन उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कितनी देर से फोन बज रहा है। लगता है चंचल फोन यहीं पर भूलकर अपने कमरे में चली गई है। पर है कौन जो उसे इतना कॉल कर रहा है? ये क्या, इस पर तो जान लिखा है, लेकिन ये फोटो तो किसी और के साथ लग रही है।
जरा मैं भी देखती हूँ कि यह आदमी आखिर है कौन। हेलो। भावना की आवाज सुनकर ललित डर के मारे झट से कॉल कट कर देता है। अरे, इसने तो कॉल कट कर दिया। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब भावना इंदु को ये सारी बातें बताती है और वो चंचल को बाहर बुलाती है। क्या हुआ है माँ जी? हाँ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? ये देख, ये सब क्या है चंचल? कौन है ये लड़का? अब जब सारा सच आप लोगों के सामने आ ही गया है तो मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। वो दरअसल बात ये है। फिर चंचल उन्हें अपने बीते अतीत के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर इंदु और भावना काफी हैरान रह जाती हैं। क्या? हाँ माँ जी, यही सच्चाई है। शादी के बाद भी उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और हम दोनों मिले भी थे और तब मैंने उसे खूब सुनाया था। फिर मुझे लगा कि उसके बाद वो मुझे कॉल तो क्या, वो मेरा नाम लेने से भी डर जाएगा। लेकिन वो आदमी तो इतना नालायक है कि उसने मुझे आज फिर से कॉल किया। और जब तुम इतना कह रही हो कि तुम्हें अब उससे कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें बस अपने जीवन में सुखी रहना है, तो तुमने उसका नंबर डिलीट क्यों नहीं किया? आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो मेरे लिए अब अनजान हो चुका है और मैं उब चुकी हूँ उससे। इसीलिए मैंने उसका नंबर डिलीट करना भी जरूरी नहीं समझा। और सच कहूँ तो ये बात मेरे दिमाग में भी नहीं आई। और देखिए, जो भी सच था मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। अब आप लोगों पर है। अगर आपको मुझे घर से बाहर निकालना है तो आप निकाल सकती हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इसमें सारी गलती मेरी ही है। अरे नहीं बहू, हम तुझे घर से बाहर क्यों निकालेंगे? अरे तुमने तो हमें सब सच बताया है और मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगी। हाँ चंचल, तुम अपने अतीत को भुलाकर अपने आज में खुश रहना चाहती हो और इससे बढ़कर अच्छा और क्या हो सकता है भला? हाँ बहू, अरे हर किसी का अतीत होता है और अब जब तुम मेरे बेटे के साथ सुखी हो तो मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारी तो आंखें ही बता रही हैं कि तुम ये सब सच्चाई बता रही हो। इंदु और भावना की ये बातें सुनकर चंचल की आंखें भर आती हैं। फिर बाद में, आज जिस तरह से तुमने सब सच कहा वो देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा चंचल। और सच कहूं तो मुझे भी तुम अच्छी लगने लगी हो। और आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो मेरा तुम पर प्यार और बढ़ चुका है। क्या तुम सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकते क्या? प्लीज चंचल। हाँ विवेक, अब तो मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। मेरा अतीत जानकर भी माची और भाभी ने मुझे कितना समझ कर लिया और आज तक मुझ पर कितना प्यार जताया, इतनी हमदर्दी दिखाई। आजकल के जमाने में ऐसे ससुराल वाले मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने भी तय कर लिया है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और अब मेरा जो भी है वो सब कुछ यही है। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा चंचल कि ये सब कुछ तुम कह रही हो। समझ सकती हूँ विवेक, वैसे तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब से मैं इस रिश्ते की एक नई सिरे से शुरुआत करूंगी। और सच कहूँ तो मुझे भी तुम पसंद हो। जिस तरह से मुझ में इतनी कमियां होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ हमेशा इज्जत और प्यार से पेश आए हो और वही मुझे अपने जीवन साथी में चाहिए था। और अब जाकर मुझे ये बात समझ आई है। माफी मत मांगो चंचल, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ आया वही काफी है। चलो, अब सब अच्छा ही होगा। हाँ विवेक, इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और चंचल अपने स्वभाव में अच्छा बदलाव लाकर अपने ससुराल में सबके साथ प्यार और खुशी के साथ रहने लगती है। अभिनव और सानिका के जाने के बाद मंजू काफी चिंता में पड़ जाती है। अभिनव तो चला गया, लेकिन पता नहीं घर खर्चा कैसे चलेगा और घर के बाकी के काम कैसे होंगे। अरे माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? पापा की पेंशन तो आ ही रही है ना। और रही बात कामों की,
तो सानिका के आने से पहले हमारे घर पर जो काम वाली आती थी, आप उसे ही फिर से बुला लीजिए। हाँ माँ, विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है। अब आप ही तो बोल रही थी ना कि जाने दे इस अभिनव को। इसे क्या लगता है कि इसके बिना घर चल नहीं पाएगा क्या? और अब उसके जाने के बाद आप ही ये सब बोल रही हो। अरे बेटा, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, लेकिन तुम्हारे पापा की पेंशन से पूरे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। हम 4 लोग हैं। देखिए दामाद जी, अब आप ही को पैसे देने होंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या? हाँ दामाद जी, आज तक मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा है, लेकिन अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। आप भी सोचिए ना कि मैं पेंशन के पैसों से क्या क्या संभालूंगी। अरे माँ, इतनी घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? साफ साफ कह दीजिए कि आपको हम तीनों अब बोझ लगने लगे हैं और इसीलिए आप हमसे पैसे वसूलना चाहती हो। अरे नहीं लावण्या बेटा, ये तो कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है माँ। जाने दो विक्रम, हम भी यहाँ से निकल जाते हैं, रह लेंगे किसी छोटे मोटे किराए के मकान में। पहले वो दोनों चले गए और अब हमारी बारी है। और पहले उनके ताने सुनते थे और अब आप हमें ताने दे रही हो। हाँ लावण्या, तुम सही कह रही हो। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा कि तुम तीनों मेरे लिए बोझ बन गए हो? अरे तुम लोग तो मेरे जिगर के टुकड़े समान हो। और रही बात पैसों की, तो मैं तेरे पापा के पेंशन से ही सब कुछ संभालूंगी, तो उसकी फिक्र मत कर बेटा। लेकिन ये घर छोड़कर जाने की बात आइंदा से मत निकाल, क्योंकि ये घर तेरा ही है बेटा। ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हो तो रुक जाते हैं। इस तरह से लावण्या फिर एक बार मंजू को अपनी भावनाओं में उलझाकर उसे चुप करा देती है। वही दूसरी तरफ सानिका और अभिनव उसी मोहल्ले में घर ले लेते हैं और तभी उन्हें मिलने के लिए भानुमति और कमलेश आते हैं। सानिका बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि कुछ बातों को टाल देगी तो बहुत खुश रहेगी, लेकिन तूने वो नहीं किया। अब भी वक्त है। जा बेटा, जाकर अपनी सास और ननंद से माफी मांग ले। और दामाद जी, परिवार के बिना इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ कि आप दोनों ने ये फैसला गुस्से में लिया है, लेकिन इसका आगे जाकर आपको बहुत पछतावा होगा। नहीं माँ, मैं किसी से भी कोई माफी नहीं मांगने वाली। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कीजिए, लेकिन मैं भी माफी नहीं मांगूंगा। जो कुछ भी हुआ है उसमें दीदी और माँ ही गलत है। बेचारी सानिका ने तो उन दोनों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे ही अकड़ दिखाई। और रही बात मेरी, तो मैं तो उस घर का बेटा हूँ, लेकिन वो लोग तो मेरे साथ भी पराये की तरह पेश आते हैं। और माना कि हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वही बड़े गलतियां करने लगे तो उस गलत के खिलाफ आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है माँ। लेकिन बेटा, ये सब। भानुमति, तुम तुम्हारी घटिया सोच अपने पास ही रखो। सानिका और दामाद जी ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे अपने आत्मसम्मान को त्यागना सबसे बड़ी गलती है। और बच्चों, तुम दोनों अब नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ है और वही बहुत है। और अपने इस छोटे से संसार में खुश रहो। आज तक तुम दोनों ने बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं। हाँ पापा, आपने सही कहा। एक बार अगर माँ जी हमारे बारे में भी सोच लेती तो ये सब होता ही नहीं। अरे जाने दो ना सानिका, पापा जी ने कहा है ना, पिछला सब कुछ भूल जाओ। और रही बात माँ की, तो माँ ने तो हमें रोका भी नहीं, तो तुम उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? इतना बोलकर अभिनव ऑफिस के लिए निकल जाता है। माँ पापा, मैं तो उस घर की बहू हूँ, लेकिन अभिनव, वो तो उस घर का बेटा है। अरे जब मेरे ही मन पर इतनी ठेस पहुंची है तो जरा सोचिए उसके मन पर क्या बीत रही होगी। उसका गुस्सा होना भी जायज है माँ। सानिका को दिन भर खिड़की से सब कुछ दिखता है,
कि कैसे लावण्या बस बाहर घूमती फिरती है और मंजू कपड़े सुखाने से लेकर खाना बनाने तक घर के सारे काम करती है। माँ जी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन अब उन्हें ऐसे काम करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये कैसी बेटी है लावण्या जो अपनी बूढ़ी माँ से काम करवा रही है। पता नहीं माँ जी को लावण्या की इन्हीं हरकतों पर गुस्सा कैसे नहीं आता। ना जाने उनकी अकल कब ठिकाने पर आएगी। फिर एक रोज जब मंजू की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है तभी, अरे लावण्या बेटा, इस भीषण ठंड के कारण मेरे हाथ पांव और घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, इसलिए आज मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। जा बेटा, आज का खाना तू ही बना दे। अरे ये आप क्या कह रही हो माँ, मैं कोई काम नहीं करने वाली। अरे आपको पता नहीं है क्या कि कल मैं ये नेल आर्ट करके आई हूँ और अब अगर मैं घर के सारे काम करते बैठूं तो वापस मुझे इन्हें बनवाना पड़ेगा। ना बाबा ना, आप ही कीजिए सारे काम। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद सारा दर्द ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद सारे काम कर लेना। उतने में वहां पर निक्की आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे वो चीनी के पराठे बना कर दो ना, जैसे मामी बनाती थी। अरे हद है, दिन भर बस इसे ठूसने को ही दे दो। चल जा अपने कमरे में, अभी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बाद में जब माँ खाना बनाएगी तब खा लेना कुछ। लावण्या गुस्सा करके वहां से चली जाती है, जिससे निक्की बहुत उदास हो जाती है। निक्की बेटा, तू परेशान मत हो, नानी है ना, मैं बनाकर दूंगी तुझे चीनी के पराठे। चल बेटा। सच्ची नानी? हाँ बेटा। ये निक्की बहुत खुश हो जाती है और दर्द में होते हुए भी मंजू को अपनी नातिन के लिए पराठे बनाने ही पड़ते हैं। फिर एक दिन जब सानिका अपने मायके वालों को मिलने जाती है तभी, अरे सानिका, तुम्हें अपना ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए था, ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। अब देखो, मैं भी तो रह रही हूं ना तुम्हारे माँ पापा के साथ, तो तुम्हें क्या होता है उतना सहन करने के लिए। देखिए भाभी, मेरे माँ पापा आपके साथ उस तरह से पेश नहीं आते जैसे मेरी सास और मेरी ननद मेरे साथ पेश आती है। अरे वो दोनों तो मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगती है, और अगर मैं गलत होती तो मेरा पति मेरा साथ कभी नहीं देता। इसीलिए आप अपना मुंह बंद रखिए और ये मुफ्त का सलाह मत दीजिए। ये सुनकर मालिनी चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब सानिका मंजू की पसंद की सब्जी बनाती है तो वो उसे देने के लिए मंजू के पास आती है। क्यों आई है तू यहाँ पर? मुझे ना तो तेरी शक्ल देखनी है और ना ही तेरे हाथ का खाना खाना है। चली जा यहाँ से। बस माँ जी, मुझे भी आपकी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी लाडली बेटी कैसी है, इसीलिए आप मेरी शक्ल छोड़ दीजिए और चुपचाप ये खाना खा लीजिए। मैं सब जानती हूँ, घर में आपको खुद ही खाना बनाना पड़ता है, कोई भी आपको नहीं पूछता। इसीलिए भूखे रहने से अच्छा यही होगा कि चुपचाप इसे खा लीजिए। आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है मैंने। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मैंने आपको कपड़े सुखाते हुए देख लिया है, और ना जाने आपके बेटी और दामाद के लिए आपको आगे कितने सारे काम करने होंगे, और उन सब के लिए ताकत तो लगेगी ही ना। इसीलिए इसे चुपचाप खा लीजिए। इतना कहकर सानिका डब्बा वहीं पर रख के वापस चली आती है। वैसे उसने बात तो एकदम सही कही है, और डब्बे में से सब्जी की महक भी बहुत अच्छी आ रही है। खा ही लेती हूँ इसे। फिर मंजू बड़े ही चाव से वो रोटी सब्जी खाती है, और उसे खाकर उसकी आंखें भर आती हैं। मेरी बहू के हाथ का खाना इतने दिनों बाद खा रही हूँ, और इसे खाकर तो मेरा पेट ही भर गया। सच में तेरी बहुत याद आती है बहू, तू जैसी भी थी बहुत अच्छी थी। फिर रात में जब अभिनव ऑफिस से घर आता है तभी सानिका उसे सब कुछ बताती है। लेकिन सानिका,
तुम्हें वहां पर जाने की क्या जरूरत थी? चुप रहो अभिनव। मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा हो, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है यार। और वो तो तुम्हारी सगी माँ है। और मैं जानती हूँ कि तुम ये सब गुस्से में बोल रहे हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अंदर ही अंदर हर वक्त तुम्हें भी उनकी बहुत फिक्र रहती है। इस पर अभिनव कुछ भी नहीं बोलता और वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और लावण्या और विक्रम मंजू के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, लेकिन वो अपनी ममता के चलते उन दोनों का सब कुछ सहन करके लेती है। अरे नहीं माँ, निक्की को स्कूल छोड़ने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्कूल वैन आपने ही बंद करवाई है, क्योंकि आपके पास कोई पैसे नहीं थे। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं पता। आज से आप उसे स्कूल में छोड़ने भी जाओगी और लेने भी जाओगी। पर लावण्या बेटा, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकती और निक्की की स्कूल तो पूरे 20 मिनट की दूरी पर है, तो मैं इतना कैसे चल पाऊंगी बेटा? तू भी थोड़ा सोचना। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती माँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह मैं और विक्रम तो बिल्कुल नहीं उठने वाले। इसीलिए ये काम आपको ही करना होगा। अरे बेटा, तू दामाद जी से कह देना कि वो सुबह जल्दी उठकर निक्की को छोड़कर आए और वापस आकर फिर से सो जाए। नहीं माँ, इससे पेट्रोल खामखा जाया हो जाएगा और साथ ही विक्रम की नींद भी खराब होगी। पहले ही वो काम करके बहुत थक जाता है, इसीलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। अब मंजू को ना चाहकर भी निक्की को स्कूल छोड़ने और लाने जाना ही पड़ता है, जिस कारण उसके पैरों में बहुत दर्द होता है। फिर एक दिन जब अभिनव काम से घर लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि लावण्या मंजू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही है और उसके बाद वह दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब क्या हो रहा है माँ? दीदी ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला? अब क्या बताऊं बेटा, निक्की को स्कूल छोड़ने और लाने रोज मैं ही जाती हूँ, पर आज मैं उसे स्कूल से लाना ही भूल गई। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं सो रही थी और लावण्या और दामाद जी तो बाहर घूमने चले गए थे। क्या? हाँ बेटा, इसीलिए उसने कहा कि अब जब मेरी बेटी बाहर अकेली रही तो आप भी बाहर ही रहो, और इतना कहकर उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मंजू अभिनव को गले लगाकर खूब रोती है। बस माँ बस, अब रोइए मत, आपका बेटा आ गया है। मंजू को रोते हुए देखकर सानिका भी बाहर आ जाती है। फिर अभिनव घर के अंदर जाकर विक्रम और लावण्या को सुनाने लगता है। अरे तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मेरी ही माँ का घर होकर तुम दोनों ने उन्हें ही बाहर निकाल दिया। आवाज नीचे अभिनव, भूलो मत, तुम अपनी दीदी और जीजू से बात कर रहे हो। अरे मर गए आप दोनों मेरे लिए। इतने बेरहम लोगों को क्या दीदी और जीजू बोलूं मैं? लानत है आप दोनों पर। अरे बस करो अभिनव, और तुम क्यों इतना बोल रहे हो? अरे इन्होंने ही तुम्हें घर से बाहर निकाला था और आज भी माँ जी की ही गलती थी। बताइए माँ जी, इसमें आपकी गलती थी या नहीं? नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अरे आज मुझे समझ आया है कि शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही गलत थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने बेटे में और तुम दोनों में फर्क किया। जो अच्छा था उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और जो बुरे थे उन्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा, पर अब और नहीं। अरे तुम्हें क्या लगा, जो माँ प्यार कर सकती है वो कभी नफरत नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती है। और आज से तुम दोनों मर गए मेरे लिए। क्या? हाँ, और अब से अभिनव और सानिका अलग नहीं रहेंगे, वो मेरे साथ ही रहेंगे। और अगर इस घर से कोई निकलेगा तो वो तुम दोनों हो। हर बार मैंने तुम दोनों के प्रति प्यार के खातिर सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब और नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। मंजू की यह बातें सुनकर लावण्या और विक्रम हैरान हो जाते हैं और अंत में मंजू उन्हें घर से बाहर निकालकर अपने बेटे और बहू के साथ खुशी से रहने लगती है।